हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो और बहुत सारी मेहनत कर रहे हो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसी चैनल पे हम फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस कंडक्ट करते हैं और अभी हम यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी एंगुलर काइनेमेटिक्स के बारे में। तो जिन्होंने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो वाली क्लास देख लो ताकि आपको ये वाली क्लास जो है वो समझ में आ जाएगी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एंगुलर काइनेटिक्स के बारे में। तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको पीछे की जो वीडियोस है उनमें मैंने बता रखा है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंगुलर काइनेमेटिक्स तो ये क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट कॉजेज रोटेशनल मोशन अराउंड एन एक्सिस। तो सबसे पहले एंगुलर मोशन के अंदर हमने देख लिया था काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। एंगुलर मोशन का मतलब रोटेशनल मोशन। एंगुलर मतलब मतलब रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशनल आ सकता है, सर्कुलर आ सकता है, एंगुलर आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, वर्ड्स पे नहीं जाना। तो स्टडी ऑफ फोर्सेस, ये किसकी स्टडी है? उन फोर्सेस की स्टडी है जो क्या करती है, एक रोटेशनल मोशन को क्रिएट करती है, ठीक है, अराउंड एन एक्सिस। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो रोटेशनल मोशन होता है या फिर एंगुलर मोशन होता है वो किसी एक्सिस के अराउंड ही होगा, ठीक है। अब उसमें क्या था, वहां पे हम मोशन की स्टडी कर रहे थे। काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी कर रहे थे और काइनेटिक्स में हम क्या करेंगे, फोर्सेस की स्टडी करेंगे, उन फोर्सेस की जो मोशन को क्रिएट करती है, ठीक, या कोज करती है, ठीक है, जो जिनकी वजह से मोशन होता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन होता है। कैसे? इसको आप ऐसे समझो, वही जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, ये एक एक्सिस हो गया, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये मोशन हो रहा है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। या फिर इसको ऐसे ले लो, कोई जैसे अपन घुमाते नहीं है हाथ से पकड़ के ऐसे गोल गोल, किसी पत्थर को रस्सी से बांधा, धागे से बांधा और उसको जोर जोर से घुमाते हैं, तो एक वो क्या होता है, रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है। तो ये वही समझ लो आप, ये पत्थर बांधा हुआ है और ये हमने इसको धागे से ऐसे बांध रखा है और ये घूम रहा है, ठीक है। तो इसको घुमाने के लिए किस तरह के फोर्सेस लगे हैं, कैसे फोर्स हमें लगानी पड़ी है, कौन कौन सी फोर्स इस पे वर्क करेगी, वो सब उसकी स्टडी बेसिकली क्या होगी, एंगुलर काइनेटिक्स के अंदर पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो एंगुलर काइनेटिक्स के अंदर हम बेसिकली चार चीजों को पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी है? एक नंबर पे आती है टॉर्क, दूसरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नंबर थ्री एंगुलर मोमेंटम और नंबर फोर कपल। इन चार चीजों के बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क है ना, टॉर्क को ऐसे समझो आप कि टॉर्क एक तरह से फोर्स ही होती है, फोर्स का दूसरा नाम है टॉर्क, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होता है, फोर्स जो होती है वो लीनियर मोशन में काम आती है और जो टॉर्क होती है वो एंगुलर मोशन में टॉर्क को ही, फोर्स को ही टॉर्क बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम समझ लेंगे क्या है। तो टॉर्क की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ए फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। मतलब एक्सिस पे तो रोटेट करेगी क्योंकि एंगुलर मोशन है, तो एक्सिस पे रोटेट करना ही करना है। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस पे रोटेट करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो जो फोर्स लगेगी उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क, ठीक है। उस टाइम पे उस फोर्स को हम टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। अब टॉर्क का थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक तरह से फॉर्मूला क्या होता है या फिर कैसे निकाली जाती है। तो टॉर्क क्या होती है, बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब जैसे कि ये हमारा एक्सिस है और ये इसकी रेडियस है। अब हम ये मानो कि यहां पे हमने फोर्स लगा दी इस जगह पे और इस चक्के को यहां पे फोर्स लगा के इसको घुमा दिया, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स के साथ। मान लो यहां से हमने फोर्स लगा दी F, ठीक है, और ये डिस्टेंस है हमारी कोई भी D, एक D डिस्टेंस है,
तो फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस के साथ, ठीक है। या फिर इसी चीज को देखो, हर चीज को बोलने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस बोल दिया, उसी चीज को मैं कैसे बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस। जो अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करें ना, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो टॉर्क है वो इसका फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं यूनिट की। तो यूनिट क्या हो जाती है कि न्यूटन इंटू मीटर है ना, और इसी को हम बोल सकते हैं एनएम, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर क्यों आ गई, मैंने यूनिट का बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है, जो पिछली वीडियोस है। अगर आप कंटिन्यूसली देखते आ रहे हो पहले की जो वीडियोस है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि यूनिट हमने कैसे निकाली है, ठीक है। अब यहां से एक कंक्लूजन निकल रहा है लास्ट में, एक जो ये जानने वाली चीज है वो ये है कि लार्जर द मोमेंट आर्म लार्जर द फोर्स। मतलब कि मोमेंट आर्म क्या होता है, अब ये तो ये डिस्टेंस है ना, इसको मोमेंट आर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। जहां से हम फोर्स लगाते हैं, तो इस डिस्टेंस को मोमेंट आर्म भी बोल दिया जाता है। तो जितना मोमेंट आर्म बड़ा होगा, उतना ही क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगी। इसको आप फोर्स की जगह यहां पे टॉर्क लिख सकते हो, है ना। टॉर्क भी एक फोर्स ही है, तो लेकिन यहां पे इस जगह पे हम टॉर्क लिखेंगे, क्योंकि जितना मोमेंटम बड़ा होगा उतना टॉर्क ज्यादा लगेगा। कैसे, कभी ये चीज आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, यहाँ पे दिखाने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी जब आपको फोर्स लगाना हो ना, मतलब किसी भी गोल चीज को आपको घुमाना है, तो आप जितना दूर से उसको घुमाते हो, तो आप ज्यादा प्रेशर लगा पाते हो, ठीक है। जितना आप उसको पास से धक्का लगाओगे ना, मान लो कोई डंडा है, यहीं से देख लो, ठीक है। ये मान लो कोई डंडा लगा रखा है हमने यहाँ पे, तो जितना हम इसको लंबा करेंगे, और एक तो आप यहां से फोर्स लगा रहे हो, और एक यहां से लगा रहे हो, और एक इसके बिल्कुल पास से लगा रहे हो, तो कहां से आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, यहां से आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा यहाँ। तो जितना आपका ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, तो उतना ही आपका जो टॉर्क है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, जब उसकी पावर है, वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब 2 नंबर पे आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम किससे डोनेट करेंगे, आई से, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या बोल रहा है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट इट्स स्टेट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपने स्टेट में रहना चाहता है। इसका बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ इनर्शिया, जो हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था इनर्शिया के बारे में, ठीक है। तो सेम चीज है, बट इन एंगुलर मोशन, ठीक है। डेफिनेशन एकदम सेम है, बस ये क्या है, एंगुलर मोशन में है, एंगुलर कर दिया मैंने, ठीक है। एंगुलर मोशन में है, और वो वाला लीनियर मोशन में था, ठीक है। तो बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी एक टेंडेंसी होती है। मान लो यहाँ पे कुछ भी कोई चीज पड़ी है, ठीक है, कोई 2 किलो की चीज कुछ पड़ी है, अगर मुझे उस चीज को हिलाना है, तो वो चीज क्या करेगी, वो अपना फोर्स लगाएगी कि मैं उसको हिला ना पाऊं, ठीक है। तो ये एक टेंडेंसी होती है हर किसी चीज की, जब तक मैं उस 2 किलो से ज्यादा का फोर्स नहीं लगा दूंगा, तो वो चीज नहीं हिलेगी, ठीक है। तो इस वाली टेंडेंसी को क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोशन में। अब इसको डिनोट करते हैं आई के साथ। अब इसका एक फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये बहुत बड़ी सी एक गाथा लिख दी है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसको हमें घुमाना है इसके एक्सिस पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अब इस ऑब्जेक्ट का जो एक एक पार्टिकल है ना, मान लो यहाँ पे आ, ये वाली चीज आपको पता ही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एटम से मिलके बना है, ठीक है। तो हम मानेंगे कि यहाँ पे एक इसका पार्टिकल है, या एटम बोल लो, पार्टिकल बोल लो, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पार्टिकल इससे कितना दूर है, फिर ये अगले वाला कितना दूर है, फिर ये वाला कितना दूर है,
तो ये देखना पड़ेगा हमें। तो ये जो सारे पार्टिकल्स है, ये इनका मास, एक एक पार्टिकल, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का क्या मास है, ऐसे एन तक, मतलब जितने भी पार्टिकल्स है वहां तक एक एक का हमें काउंट करना पड़ेगा। वैसे काउंट कर नहीं सकते प्रैक्टिकली, बट इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक एक पार्टिकल का मास, फिर उनकी रेडियस, मतलब ये पहला वाला पार्टिकल यहां से कितना दूर है, दूसरा वाला कितना दूर है, तीसरा वाला कितना दूर है, ऐसे करके इनकी जो रेडियस होती है, इनको हम क्या करेंगे, रेडियस का तो स्क्वायर हो जाएगा और मास जो है वो उसका स्क्वायर नहीं होगा, तो मास और रेडियस का स्क्वायर, पहले का कर लिया, फिर दूसरे का कर लिया, तीसरे का, ऐसे करके सबका करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसी को अगर शॉर्ट में लिखें तो सिग्मा एम आर स्क्वायर। जब हम बहुत सारी चीजों का प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो उसको एक ही बार में लिख देंगे सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का मास और रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला हो गया। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला पूछेंगे, और पूछेंगे तो बस आपको ये पूछ सकते हैं, ठीक है। बट हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है कि इस जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब यहीं से हम एक चीज को समझना पड़ेगा यहाँ पे कि मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर इट इज डिफिकल्ट टू अल्टरिंग इट्स मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा रहेगा ना, मान लो जितना ये इसका मास ज्यादा है एक एक पार्टिकल का, उतना ही इसको हिलाना डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। मास जाता है या फिर इसकी रेडियस ज्यादा है, जितना वो दूर है, तो उतना ही इसको जो हिलाना है वो डिफिकल्ट रहेगा। तो मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट इन इनर्शिया मतलब आई, तो आई जितना ज्यादा रहेगा मोर इट इज डिफिकल्ट टू अल्टरिंग इट्स मोशन, उसके मोशन को चेंज करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ऑल्टरिंग इट्स मोशन का मतलब सिर्फ हिलाना नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज पड़ी हुई है और हम इसको मूव करेंगे वही ऑल्टरिंग इट्स मोशन में आएगा। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है उसको रोकना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा तो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको रोकना या फिर उसकी स्पीड को चेंज करना, और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो फिर उसको मूव करवाना, ठीक है। ये दोनों चीजें आ जाती है उसके अंदर। अब नंबर 3 पे आता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको डिनोट किया जाता है एल से, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने समझ लिया क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी हमने समझा हुआ है क्या होता है। उन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम। वही चीज यहां लिखी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इसी को अगर हम डिनोट, जो डिनोटेड वर्ड्स है हमारे, वैसे अगर देखा जाए तो L इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा या फिर आई ओमेगा, ठीक है। तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा जाता है तो फॉर्मूला हो गया आई ओमेगा, ठीक है। तो L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब एंगुलर मोमेंटम का अगर एग्जांपल देखें तो क्या होता है, जो डाइवर्स होते हैं, जो डाइव करते हैं ना ऊपर से, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो जब वो डाइव कर रहे हैं, ठीक है, डाइव किया और रोटेट करना उन्होंने स्टार्ट किया। अब रोटेशन में जैसे ही वो टक पोजीशन लेंगे ना, टक पोजीशन मतलब ऐसे एकदम मान लो पूरी बॉडी को सिकुड़ गए हैं, वो एक पास कर लिया, पूरे जो जॉइंट्स हैं उनके पास पास कर लिए उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे में हुआ क्या, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उनकी है, तो मान लो जब उनकी बॉडी टक पोजीशन में नहीं थी तो उस एक्सिस से वो थोड़ा दूर थे, ठीक है। उनकी बॉडी क्या थी? दूर थी, फैली हुई थी। पर जैसे ही उन्होंने अपनी बॉडी को टक पोजीशन में किया तो वो एक्सिस से क्या हो गए? पास आ गए, ठीक है। पहले क्या थे? दूर थे, यहां थे। एक हम आइडिया लेके बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले जो उनकी रेडियस थी वो इतनी बड़ी थी, और बाद में कहा टक पोजीशन लेने के बाद आ गई यहां पे। तो अब क्या हुआ, मान लो उनका मोमेंटम जो था ना, मोमेंटम तो उन्होंने शुरू में लगा दिया, फोर्स जो लगाना था उनको वो सब, उनकी बॉडी का जो मास है वो सेम ही रहेगा।
फोर्स जो लगाना था उन्होंने जब डाइव किया उस टाइम पे लग गया। अब वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको अपनी जो एंगुलर वेलोसिटी अगर उनको बढ़ानी है तो वो क्या करेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना उसको क्या करेंगे, वो चेंज कर देंगे। कैसे? टक पोजीशन में आने के बाद। तो जैसे ही वो टक पोजीशन में आएंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही बात ये यहाँ पे बोल रहा है कि डाइवर डिक्रीजेस हिज और हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एडेप्टिंग टक पोजीशन। तो टक पोजीशन में आने से क्या हुआ, डिक्रीज हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है कि यहां से अगर दो चीजें ऐसे मल्टीप्लाई में है तो अगर एक चीज कम होगी, मान लो ये इनर्शिया कम हुआ, तो इसको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं सकता है ना। मान लो इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो मान लो ये 10 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख देता हूं इसको, यहाँ पे 10 लिखा, 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये हम एक आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2। अब 10 तो यहाँ पे सेम रहेगा, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज नहीं कर सकते हम, वो हमें सेम रखना पड़ेगा। और हमने क्या किया, ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया को हमने कर दिया कम। ठीक है, पहले 5 था, इसको 2 कर दिया। अब बताओ कि इसको 10 रखने के लिए यहां पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 2 से 5 हो गया, इसको बढ़ना ही पड़ेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने टक पोजीशन ली डाइव करते टाइम, तो क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम सेम था, तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ गई, तो रोटेशन की जो स्पीड है वो अपने आप बढ़ गई। ठीक है, तो ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम। अब नंबर 4 पे आता है कपल। कपल क्या होता है, ये बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता क्या है वो देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दैट कॉज रोटेशन। ये क्या होती है, दो इक्वल फोर्सेस होती है जिनकी वजह से क्या होता है, रोटेशन होता है। अब इसका अगर आपको मैं करके दिखाता हूं, एक डायग्राम से समझते हैं इसको। ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है, और अब यहां से ये समझो आप, इसको हम ऐसे समझते हैं, यहां में हम कोई चीज है, यहां पे हमने इसको बांध रखा है एक डंडे को। ठीक है, एक डंडा बांध रखा है। अब या फिर जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना गाड़ी का, वो समझ लो आप। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील है और ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सिस। अब क्या होगा, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पकड़ रखा है और इस तरफ रोटेट कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं या फिर इधर कर रहे हैं। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे ना, तो एक तो फोर्स लगेगी इस साइड, ठीक है, जो इसको उस साइड पुश कर रही है। एक फोर्स लगेगी इस साइड, जो इसको नीचे की साइड पुश कर रही है। अब जो फोर्स की अमाउंट होगी ना, वो दोनों की सेम ही होगी। ठीक है, तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब सेम है। यहां पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगी वो भी एफ ही लगेगी। ठीक है, सेम फोर्स होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी। एक तो लग रही है उस साइड, एक लग रही है नीचे की साइड, और इनकी वजह से क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ठीक है, फोर्सेस दैट कॉज रोटेशन। बस ये वाला कॉन्सेप्ट है कपल का। ठीक है, कपल का मतलब वो वाला कपल नहीं, कपल का मतलब बेसिकली जोड़ा ही होता है ना, जोड़े में जो होते हैं, तो ये भी एक तरह का जोड़ा है ना। तो और जोड़े पता ही है आपको उल्टे ही होते हैं। ठीक है, तो एक एक का जो, ठीक है छोड़ो, ज्यादा नहीं। तो जो फोर्स लग रही है वो एक इस साइड लग रही है, एक इस साइड लग रही है, तो बेसिकली ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इसको बोला जाता है कपल। ठीक है, एक चीज रह गई थी, पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क। बहुत सिंपल सा है, बट बाई चांस आपको फैक्चुअली पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए। तो जो पॉजिटिव टॉर्क होता है वो लगता है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे ये रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो इस साइड जो मोशन होगा ना, क्लॉकवाइज कौन सा होता है, ये वाला, इधर से इधर, और काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इधर से इधर। तो जो पॉजिटिव टॉर्क होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और जो नेगेटिव टॉर्क होगा वो
क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबके साथ शेयर कर दो। और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का हमारा जो पेज है, वहां पे हमें फॉलो कर दो, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस वगैरह है मिलते रहेंगे, और जो आगे हम करने वाले हैं और जो कर रहे हैं वो आप उन सब चीजों से जुड़े रहोगे और आपको पूरा जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।